बड़ी खबर आई मध्य प्रदेश से। वहां ड्राइवर पर भड़कने वाले शाहजहांपुर के कलेक्टर पर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। शाहजहांपुर के कलेक्टर ने जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और आरोप है कि उस बैठक में उन्होंने एक ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात की। बाद में इस बातचीत का एक वीडियो भी वायरल हो गया और यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया। उन्होंने इस मामले पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया और राज्य के शाहजहांपुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल ने एक दिन पहले जिले के ड्राइवरों की एक बैठक बुलाई थी और उसी बैठक में शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कन्याल की एक ड्राइवर से बहस हो गई थी। इस बहस का वीडियो भी वायरल हो गया और वीडियो में शाहजहांपुर के कलेक्टर एक ड्राइवर पर बुरी तरह भड़कते नजर आए। उनका पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने उस ड्राइवर से उसकी औकात पूछ डाली। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? इस बैठक में कई ड्राइवर मौजूद थे। शाहजहांपुर के कलेक्टर के बगल में पुलिस अधिकारी भी बैठे थे। एक दूसरा अधिकारी तो लगातार उनसे बात भी कर रहा था। इन सब के बीच किशोर कन्याल कड़े शब्दों में ड्राइवरों को समझा रहे थे, लेकिन तभी एक ड्राइवर ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। फिर क्या था, बात का बतंगड़ बन गया। ऐसी बात अच्छे से बोलो, समझ के है? ड्राइवर के टोकते ही कलेक्टर किशोर कन्याल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बैठक में मौजूद सभी लोगों का ध्यान कलेक्टर को टोकने वाले ड्राइवर पर चला गया। इस बहस का वीडियो बनाने वाले ने भी कैमरा उस ड्राइवर की ओर घुमा दिया, क्योंकि जैसे ही कलेक्टर उस पर भड़के वो घबरा गया। कलेक्टर उसे उंगली दिखा दिखा कर डांट रहे थे और वो हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन कलेक्टर का गुस्सा कम नहीं हुआ। ये देखकर वो इतना घबरा गया कि हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। क्या करोगे तुम? मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूं बाबूजी। बहस के बीच एक पुलिस वाला आगे आया और ड्राइवर को समझा बुझाकर अपनी सीट पर बिठाने लगा। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। एक तरफ पुलिस वाला ड्राइवर को बिठाने की कोशिश कर रहा था, दूसरी ओर किशोर कन्याल लगातार बोलते जा रहे थे। ड्राइवर भी डरते डरते ही सही, लेकिन उनको जवाब दे रहा था। माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? ये सारी बहस इसलिए हुई क्योंकि शाहजहांपुर के कलेक्टर ने गुस्से में आकर एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछ ली और देखते ही देखते पूरी बैठक का माहौल ही खराब हो गया। हिट एंड रन कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों के ट्रक ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था। इसी दौरान शाहजहांपुर में भी ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन को उग्र होने से रोकने के लिए शाहजहांपुर कलेक्टर ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन उनके एक ड्राइवर से उसकी औकात पूछने पर पूरी बैठक का माहौल ही बिगड़ गया। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? कलेक्टर किशोर कन्याल की बातें सुनकर भड़के ड्राइवर को उसकी सीट पर बिठाने में पुलिस वाले को खूब मेहनत करनी पड़ी। वो बार बार औकात वाली बात पर आपत्ति जताता रहा। यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई इसी बीच इस सारी बहस का वहां मौजूद दूसरे लोगों ने वीडियो बना लिया, लेकिन न ड्राइवर चुप हो रहा था और न ही कलेक्टर किशोर कन्याल। पुलिस वाला भी बहस रोकते रोकते थक गया। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया और एक वक्त ऐसा आया जब केवल कलेक्टर और ड्राइवर की बहस हो रही थी और बैठक में मौजूद बाकी लोग हाथ पर हाथ रखकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। यही नहीं, कलेक्टर की बात सुनकर बहस करने वाले ड्राइवर ने वहां मौजूद दूसरे ड्राइवरों से समर्थन भी मांगा। माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो नहीं है, क्या औकात है अपनी? वीडियो में दिखाया कि बहस के दौरान ड्राइवर के नजदीक खड़ा एक शख्स लगातार उसका वीडियो बनाता रहा, जबकि एक दूसरे ड्राइवर ने पुलिस वाले की मदद करते हुए उस ड्राइवर को बिठाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद कलेक्टर के तेवर भी नरम पड़ गए। वो अपनी बात का मतलब समझाने लगे, लेकिन इस बीच वहां जो कुछ हुआ उसका पूरा वीडियो बन चुका था और ये वीडियो वायरल भी हो गया। वीडियो के आखिरी हिस्से में कलेक्टर के नर्म हुए तेवर भी दिखे। बहस करने वाला ड्राइवर भी आखिरकार अपनी सीट पर बैठ ही गया। औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूं आपको। कलेक्टर ने भले ही बाद में बात संभालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले बोली गई उनकी बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पसंद नहीं आई। ड्राइवर से अभद्र भाषा में बात करने की वजह से शाहजहांपुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया गया। ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर को शाहजहांपुर का कलेक्टर बना दिया और किशोर कन्याल को उनकी भाषा की वजह से हटा दिया गया। उधर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले का नाम बदल गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने सरकारी बंगले का नाम बदलकर मामा घर रख लिया। उन्होंने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी।
ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दाखिल कर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की अपील की। एएसआई ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा। भारतीय कुश्ती संघ को लेकर चल रहे विवाद के बीच कई युवा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर कुश्ती के खेल को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध किया। न्याय करने के लिए पूरा फेडरेशन रद्द करवाए, बोले फिर से चुनाव करवाओ। उधर मुंबई के नजदीक मीरा रोड से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में डांस बार खुलवाने के मुद्दे पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दी। घटना 2 दिन पहले यानी 1 जनवरी की है, जिसका वीडियो अब सामने आया। और उस वीडियो में कुछ लोग एक लड़के को सड़क पर बुरी तरह मारते नजर आए। कोई उस पर डंडे बरसाता रहा तो कोई उसे बेल्ट से मारता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे उन लोगों पर कोई भूत चढ़ गया हो और वो लोग उसे जान से मारकर ही दम लेंगे। इस दौरान वहां कुछ लोग भी नजर आए जो मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों पर इसका असर नहीं हुआ। वो लगातार उसे पीटते रहे। बाद में मारपीट कर रहे उन लोगों ने उस लड़के को सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद वो लोग उसे चारों तरफ से घेर कर मारने लगे। एक आदमी उसे पागलों की तरह डंडे से पीटने लगा, जबकि दूसरा उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट चलाने लगा। वहां मौजूद एक आदमी ने जब उस लड़के को बचाने की कोशिश की तो मारपीट कर रहे लोगों ने उस आदमी को धकेलकर दूर कर दिया। और ये पूरा बवाल तब हुआ जब 1 जनवरी की शाम को कुछ लड़के एक होटल में खाना खाने पहुंचे थे। उसी होटल के ऊपर एक डांस बार भी था जो बंद था। इसका पता चलते ही वो लड़के डांस बार खुलवाने की जिद पर अड़ गए और इसी बात पर होटल के कर्मचारियों और उन लड़कों के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि वो लड़के किसी भी सूरत में डांस बार खुलवाने की जिद पर अड़े थे और जब वो नहीं माने तो होटल के कर्मचारी उन पर टूट पड़े। इसी घटना का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया। उसमें होटल के कर्मचारी सड़क पर एक लड़के को डंडे से दौड़ा कर मारते नजर आए। इस दौरान मारपीट करने वाला एक आदमी वहीं खड़ी एक महिला से बहस करता रहा। तभी एक लड़का वहां दौड़ता हुआ पहुंचा और वो उससे उलझ गया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वो दोनों एक दूसरे पर दनादन डंडे चलाने लगे। इसी बीच वहां कई और लोग डंडे लेकर पहुंच गए और उस लड़के पर डंडों की बारिश कर दी। हालांकि जान बचाने के लिए वो लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस घटना की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इधर बिहार के कटिहार में एक नेता की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी और जमकर बवाल किया। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और सड़क पर कई जगह टायर जलाकर हंगामा किया। फलका बाजार इलाके में लोगों के बवाल का जो वीडियो सामने आया उसमें आगजनी के बीच वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। सड़क पर धू कर जलते टायरों से काला धुआं निकल रहा था और वो पूरे इलाके में फैल गया था। वीडियो में वहां मौजूद पुलिसकर्मी हंगामा और प्रदर्शन कर रहे लोगों को भगाते दिखे। इस दौरान चौराहे के पास एक दुकान के सामने खड़े कुछ लोगों को पुलिस वालों ने दौड़ा दिया और लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए और चौराहे के दूसरी तरफ भागने लगे। वहीं एक दूसरे वीडियो में एक पुलिस अफसर नाराज लोगों को समझाता हुआ दिखाई दिया। पूरा कोशिश करेंगे, आपको वादा करते हैं। हालांकि इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और नाराज लोग काफी देर तक सड़क पर हंगामा करते रहे, क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने कंचन मंडल नाम के एक नेता की आंख में गोली मार दी थी। कंचन मंडल फलका ब्लॉक की प्रमुख दीपशिखा देवी के पति थे। हमलावरों ने कंचन मंडल के साथ ही उनके एक और साथी पर भी गोलियां बरसा दी थी। लेकिन हत्या की यह वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। 37 सेकंड के वीडियो में दिखा कि कंचन मंडल अपने एक साथी के साथ अपनी दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ से 3 लोग आते दिखाई दिए। उनमें एक शख्स थोड़ा पहले ही उनकी कुर्सी तक पहुंच गया, जबकि उसके 2 साथी पीछे से आते दिखे। वहां पहुंचते ही तीनों ने पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से कंचन मंडल का साथी जमीन पर गिर गया, जबकि दूसरे बदमाश ने कंचन मंडल की आंखों को निशाना बनाकर सीधे गोली मार दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश उसी तरफ भागते दिखे जिधर से वो आए थे। पुलिस के मुताबिक गोली लगने से कंचन मंडल की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल उनके साथी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वहां बन रही एक 2 मंजिला इमारत अचानक ढहती दिखाई दी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि चंद सेकंड के अंदर वो 2 मंजिला इमारत
ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। इमारत के गिरने की वजह से उस पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। वहां कई लोग धूल से खुद को बचाने की कोशिश करते भी दिखे। थोड़ी देर बाद जब धूल हटी तो पूरी सड़क इमारत के मलबे से पटी नजर आई। हर तरफ सिर्फ ईंट और पत्थर ही पड़े दिखाई दिए। 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने की यह घटना लखनऊ के आर्यनगर इलाके की है। बताया गया कि दरार पड़ने की वजह से वो इमारत अचानक एक तरफ झुकने लगी। इसका पता चलते ही लोगों ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने इमारत में काम करने वाले लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया और फिर थोड़ी ही देर बाद वो इमारत ढह गई। बिल्डिंग के गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई। खबर है इस हादसे के बाद पुलिस ने इमारत बनाने वाले ठेकेदार को हिरासत में ले लिया। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेंदुए के पहुंचने से लोग दहशत में आ गए। वहां के नरसिंहपुर इलाके में उस तेंदुए को टहलते देख लोग खौफ से भर गए, क्योंकि वो तेंदुआ वहां मौजूद एक घर में घुस गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ उस घर के एक हिस्से से तेजी से भागता हुआ आता दिखाई दिया। वो तेंदुआ उस घर के दूसरे हिस्से में मौजूद एक कमरे में घुसने के लिए तेजी से भागता हुआ गया, लेकिन उस कमरे का दरवाजा बंद था और इसीलिए जैसे ही उसने उस कमरे में घुसने के लिए छलांग मारी, वो उस कमरे के दरवाजे से टकरा गया। इसे देखकर उस कमरे में मौजूद लोग बुरी तरह डर गए। इसके बाद वो उस कमरे के सामने मौजूद सीढ़ियों पर तेजी से भागता हुआ ऊपर की तरफ चला गया और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। लेकिन नरसिंहपुर के रिहायशी इलाके में उस तेंदुए के आने से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वो तेंदुआ तेजी से भागता हुआ वहां के घर से दूसरे घर में छलांग मार रहा था और उसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वो तेंदुआ रिहायशी इलाके में इधर उधर घूमता नजर आया। उसे देखकर लोग शोर मचाने लगे। वहां से आए एक और वीडियो में वो तेंदुआ एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाता दिखाई दिया। उसने उस घर की दीवार को फांदा और वहां लगे एक बड़े से पेड़ से टकराकर दूसरे घर में पहुंच गया। उसको इधर से उधर घूमते हुए देख वहां रहने वाले लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए और उस तेंदुए पर नजर रखने लगे। वहां से आई एक तस्वीर में एक घर के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई और वो लोग उस घर से उस तेंदुए के निकलने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान छत पर खड़े लोग उस पर नजर बनाए हुए थे। ऐसे में जैसे ही उन्होंने उसको वहां से निकलते देखा, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और शोर को सुनकर वहां खड़े लोग पीछे हट गए, लेकिन उस तेंदुए ने उन्हें चकमा दे दिया और वो उस घर से बाहर ही नहीं आया। और इसके बाद उस इलाके में रहने वाले लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि वन विभाग और पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी वो तेंदुआ उनके हाथ नहीं आ रहा था और वो लगातार एक घर से दूसरे घर में छलांग मार रहा था। ऐसे में उस तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 लोगों ने मिलकर एक घर की छत से जाल लटकाया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो लोग जाल लटकाकर उसका इंतजार करते दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, लेकिन उस जाल को देखकर वो वापस उस घर के अंदर चला गया। उसके बाद वो दोनों काफी देर तक उसके इंतजार में वहीं खड़े रहे, लेकिन वो तेंदुआ वहां नहीं आया। ऐसे में वो दोनों उस जाल को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। बताया गया कि वहां रहने वाले लोगों ने सुबह 6 बजे उस तेंदुए को पहली बार देखा था। उसके बाद गुरुग्राम पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो किसी के हाथ नहीं आया। उधर पंजाब के खन्ना से एक खौफनाक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में एक फ्लाईओवर पर तेल से भरा एक टैंकर पलटने से भीषण आग लगती दिखाई दी और थोड़ी देर में वो आग पूरे फ्लाईओवर पर फैल गई। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेल से भरा वो टैंकर उस फ्लाईओवर पर पलटा नजर आया और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। उस टैंकर के पलटने की वजह से उसके चारों तरफ तेल फैल गया। इस दौरान उसके पास से लगातार गाड़ियां गुजरती रहीं और तभी अचानक वही हुआ जिसका डर था। वहां पहले तेल ने अचानक आग पकड़ ली और इसके बाद तो जैसे वहां हाहाकार मच गया। पेट्रोल फैला होने की वजह से पूरा फ्लाईओवर धधकने लगा। उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वो आग इतनी भयंकर थी कि उस फ्लाईओवर के नीचे खड़े लोग भी दहशत में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उधर हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। रांची में सत्ताधारी गठबंधन की अहम बैठक के बाद विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया। इससे पहले खबर सामने आई थी कि ईडी जांच की वजह से हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। हेमंत जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने दो टूक कह दिया कि नागरिकता संशोधन कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने इस कानून को चुनावी हथकंडा बताया। CAA बंगाल में नहीं लागू होगा। बिहार की राजधानी पटना में एक दारोगा ने खुद को गोली मार ली। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि हाल ही में उन्हें एक केस में नामजद किया गया था। ये जानकारी मिली कि ये पिछले 10-15 दिनों से तनावग्रस्त रह रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के बुदनी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान का वनवास वाला बयान चर्चा में आ गया। उन्होंने ये बयान अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया। शिवराज मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी से विधायक हैं और वो वहां एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन सभा में बोलने से पहले वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। ये महिलाएं शिवराज से लिपटकर फूट कर रोने लगी। इन महिलाओं को देखकर शिवराज भी भावुक हो गए। वो उन्हें समझाने लगे और महिलाओं के सिर पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना दी। शिवराज के समझाने पर भी इन महिलाओं के आंसू नहीं रुके। वो रोती रहीं और लोगों से घिरे शिवराज उन्हें समझाते रहे। आसपास मौजूद लोग शिवराज की तस्वीर भी खींचते रहे और इन सबके बीच शिवराज से मिलने वालों की भीड़ इकट्ठा होती रही। इन लोगों में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी। शिवराज के मुख्यमंत्री नहीं बनने से उनके समर्थक पहले भी अपनी निराशा दिखा चुके हैं और उनके बुदनी पहुंचने के बाद एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें आई। मालाओं से लदे शिवराज को गुलदस्ता देने पहुंची महिलाएं उन्हें देखते ही रो पड़ी। वो बार बार शिवराज से कह रही थीं कि वो मुख्यमंत्री रहें या न रहें, लेकिन उनका ख्याल रखना न छोड़ें। ये बातें सुनते ही शिवराज ने उनके सिर पर हाथ रखा। उन्हें भरोसा दिया कि वो मामा और भाई की तरह काम करते रहेंगे। लोगों से मिलने के बाद जब शिवराज मंच पर आए तो एक बार फिर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से किया वादा पूरा करने का भरोसा दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो चर्चा में आ गया, क्योंकि शिवराज ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नहीं बनने की वजहों पर बात की और हंसते हंसते ये बोल दिया कि राज तिलक होते होते वनवास हो गया। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन शिवराज ने जैसे ही ये बयान दिया वो खुद भी हंसे और मंच पर मौजूद लोग भी हंसने लगे और तर्क दिया कि हर फैसले के पीछे कोई बड़ी वजह होती है, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद शिवराज लगातार चर्चा में रहे और इस बार बुदनी में दिया गया उनका वनवास वाला बयान चर्चा में आ गया। इधर शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद इस मुद्दे पर छिड़ा सियासी घमासान और तेज हो गया और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए। केजरीवाल जी हर बार समन से क्यों भाग रहे हैं? क्या ऐसी बात है जो वो घबरा रहे हैं? शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 3 बार समन्स भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का मंदिर में घुसने से इनकार करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। ये घटना तब हुई जब सिद्धरमैया कर्नाटक के विजयपुर में मौजूद वाग्देवी मंदिर के एक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम के बाद उन्होंने वाग्देवी मंदिर में घुसने से ही इनकार कर दिया। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंदिर के गेट पर खड़े नजर आए। वहां खड़े कई लोग उन्हें अंदर चलने के लिए कहते रहे, लेकिन वहां मौजूद तमाम लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने मंदिर के अंदर कदम तक नहीं रखा। वीडियो में राज्य के मंत्री MP पाटिल ने भी उनसे मंदिर में चलने के लिए अपील की, उनके आगे हाथ तक जोड़े, लेकिन इसके बाद भी सिद्धरमैया अपनी जगह से हिले तक नहीं। वहां मौजूद जो लोग भी उन्हें अंदर चलने के लिए कहते वो हाथ जोड़कर उन्हें मना कर देते। काफी देर तक मंदिर प्रशासन और वहां मौजूद लोगों ने सिद्धरमैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो मंदिर में नहीं जाने की अपनी जिद पर अड़े रहे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी ने सिद्धरमैया को हिंदू संस्कृति का विरोधी तक बता दिया। उधर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया, यानी उस दिन राज्य में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील की कि वो राज्य में 22 जनवरी को शराब और मीट मछली की दुकानें बंद करने का आदेश जारी करें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से भी यही मांग की। रेल मंत्रालय ने देश भर से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोजाना 15 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का ऐलान किया।
22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन और उसके बाद से रोजाना ये ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया। इस बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां सुबह के वक्त प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इसके बाद तो कुछ मिनटों में ही आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया और वो फैक्ट्री किसी आग के गोले में बदल गई। आग भी ऐसी कि जिसने देखा उसकी रूह कांप उठी। कई किलोमीटर दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। आशंका जताई गई कि उस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद वो इतनी तेजी से फैली कि उसे रोकना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते पूरी की पूरी फैक्ट्री उसकी जद में आ गई। प्लास्टिक का सामान बनाने वाली उस फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ और फैक्ट्री में आग लगने से उसमें रखा लाखों का कच्चा माल जलकर राख हो गया। नुकसान का तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं साहब, अभी कह नहीं सकते हैं अभी तो। हादसा इतना भयानक था कि वो पूरी फैक्ट्री कुछ देर में ही राख में बदल गई। लपटों को देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि फैक्ट्री की हालत क्या हुई होगी। इस बीच उस फैक्ट्री के पीछे बने एक 2 मंजिला मकान से भी लपटें उठने लगी और ये डर सताने लगा कि कहीं आसपास के मकान और फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस आग में कई लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए फौरन रतलाम के दमकल विभाग में मौजूद पानी के सभी टैंकरों को वहां रवाना कर दिया गया और उन्हें जल्द से जल्द फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के काम में झोंक दिया गया। इसके बाद तो मोटे मोटे पाइपों से पानी की बौछार शुरू हो गई, लेकिन तब तक फैक्ट्री में लगी आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि पानी की तेज धार का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसे देखकर दमकल विभाग के लोगों के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए और फिर उन्होंने आसपास के शहरों से भी दमकल की गाड़ियां मंगवाई। लगातार कार्यरत है और लगभग 10-12-15 राउंड करीबन लॉरी ने ऑलरेडी लगा चुके हैं। हालांकि घंटों तक चली मशक्कत के बाद आखिरकार लपटों का तांडव बंद हुआ। इसके बाद दमकल विभाग के वो कर्मचारी आगे बढ़े और टिन शेड पर चढ़कर फैक्ट्री के अंदर पानी डालने लगे। फिर तो जितना पानी वहां उड़ेला गया उससे दुगना धुआं फैलता गया। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वो लोग बादलों के बीच खड़े हों, क्योंकि वहां इतना धुआं हो चुका था कि आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो गया। लेकिन दमकल विभाग के लोगों ने हार नहीं मानी और अपना ऑपरेशन जारी रखा, जिसका असर ये हुआ कि घंटों से भभक रही उस फैक्ट्री की आग आखिरकार बुझा ली गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका ठुकरा दी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों की जांच के बाद पिछले साल दिसंबर में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद घुसपैठ मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम की याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में भेजे जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जांच एजेंसी एनआईए ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में राजस्थान और हरियाणा में आरोपियों के 31 ठिकानों पर छापे मारे। खबर है कि इस दौरान जांच एजेंसी ने आरोपियों के घर वालों से पूछताछ भी की। उधर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां तूफानी हवाओं की वजह से लैंडिंग के वक्त विमान बुरी तरह लड़खड़ाते दिखाई दिए। वहां इतनी तेज हवाएं चल रही थीं कि उसकी वजह से भारी भरकम विमान खुद को संभाल नहीं पाए और लैंडिंग के दौरान लड़खड़ाने लगे। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक विमान लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन रनवे के करीब पहुंचा वो अचानक हवा में लड़खड़ाने लगा और रनवे पर उतरते ही उस विमान का संतुलन ही बिगड़ गया। हवा के प्रेशर की वजह से वो कभी इधर तो कभी उधर जाने लगा। इस दौरान उस प्लेन में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई। हालांकि कुछ देर तक लड़खड़ाने के बाद वो आखिरकार सही सलामत लैंड कर गया, लेकिन ये इकलौता प्लेन नहीं था जो इन ताकतवर हवाओं के सामने लड़खड़ाने लगा। उस दौरान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर जितने भी विमानों ने लैंडिंग की वो इसी तरह लहराते हुए ही वहां उतरे। वहां से आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई विमान इसी तरह लड़खड़ाते हुए लैंड होते नजर आए। इस बीच जर्मनी में आई भीषण बाढ़ ने वहां के कई हिस्सों को डुबो दिया। वहां से जो वीडियो सामने आए उनमें गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए और जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो बाढ़ के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया मानो वहां कभी जमीन थी ही नहीं। वहां की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर के बीच में 2-3 घर बना दिए गए हों। वहां गांव के गांव पानी में समा गए। कई फीट लंबे पेड़ों का भी आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। बाढ़ की वजह से वहां नदियों का पानी इतना बढ़ गया कि एक नदी पुल को निगलने पर आमादा दिखाई दी। और मुसीबत ये रही कि वहां का मौसम विभाग भी ये नहीं बता पा रहा कि उन गांवों पर कब तक यूं ही खतरा मंडराता रहेगा। Aufgrund der gesunkenen Pegel hier an Aller und Weser ist die Lage hier.
जर्मनी के कई इलाके मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आ गए और इसके बाद लिलियनथाल शहर में तो ऐसी तबाही मची कि वो पूरा का पूरा शहर खाली कराना पड़ गया। मतलब उस शहर से हर एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि वहां की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर वहां कोई होता तो उसकी जान जानी तय थी, क्योंकि पूरा का पूरा शहर टापू में बदल गया। इस बीच एक आदमी ट्रैक्टर से अपने घर की तरफ लौटने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वहां इतना पानी था कि उसका हौसला बीच रास्ते में ही जवाब दे गया। जब वो लिलियनथाल की तरफ बढ़ रहा था तो ऐसा लगा मानो वो नदी पर ट्रैक्टर चला रहा हो, क्योंकि वहां सड़क का नामो निशान मिट चुका था। बताया गया कि उस शहर के पास मौजूद डैम भी पूरी तरह भर गया, जिसके बाद उससे पानी छोड़ना प्रशासन की मजबूरी हो गया। हालांकि खतरे की आशंका को देखते हुए कई इलाकों में पानी को रोकने के लिए बैरियर लगाए गए। वहां प्लास्टिक की बहुत बड़ी चादर बिछा दी गई ताकि पानी को शहर के अंदर घुसने से रोका जा सके। इसके अलावा उन इलाकों में लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई। और जर्मनी की तरह फ्रांस के भी कई शहर भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। बताया गया कि लगातार बारिश की वजह से वहां की एक नदी उफान पर आ गई और उसकी वजह से वहां के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां का हर हिस्सा, हर कोना पानी से सराबोर नजर आया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कभी सड़कें थी ही नहीं, क्योंकि उन तस्वीरों में हर तरफ सड़क की जगह मटमैला पानी बहता दिखाई दिया। हालांकि वहां के कई हिस्सों में पानी निकालने का काम भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे ही नजर आए और वहां के हर घर, हर सड़क और हर पार्क पर पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। इसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां इस कदर हालात बिगड़ गए कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक वहां आई बाढ़ की वजह उस नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और उसका पानी आसपास के इलाकों के लिए खतरा बन गया, क्योंकि उस नदी के पानी ने वहां के रिहायशी इलाकों में भी धावा बोल दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की सड़कों पर मटमैला पानी बहता नजर आया। इस बीच एक महिला उस सड़क को पार करती दिखाई दी, लेकिन पानी का प्रेशर इतना तेज था कि वो लड़खड़ाने लगी। ऐसे में उसने वहां मौजूद एक रेलिंग को पकड़ा और उसके सहारे वो रास्ता पार किया। इस दौरान रेस्क्यू टीम घर घर जाकर लोगों तक मदद पहुंचाती भी नजर आई। बताया गया कि पिछले साल नवंबर महीने में भी वहां भीषण बाढ़ आई थी। उसके बाद वहां के निचले इलाकों में रहने वाले कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और अब एक बार फिर वहां ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने का अनुमान जताया है। उधर एमपी के खंडवा में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक स्कूल में धमकी भरी चिट्ठी मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक इस खत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र है और स्कूल समेत देश के कई राज्यों में बम धमाके की चेतावनी दी गई है। प्राथमिक तौर पर देखकर ही लगता है कि इसमें किसी न किसी तरह की खुरापात की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेना ने जम्मू कश्मीर में 50 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भेजी हैं। खबर है कि इन गाड़ियों से जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाने में मदद मिलेगी। हाल ही में राजौरी में आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। जयपुर में महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाले अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने पकड़े गए 3 बदमाशों का जुलूस निकाला। उन तीनों बदमाशों को लेकर पुलिस कई इलाकों से गुजरी और लोगों से सावधान रहने की अपील की। इधर कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद बवाल हो गया। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी के श्रीकांत पुजारी नाम के कार्यकर्ता को 1992 के हुबली दंगा मामले में गिरफ्तार किया, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जानबूझकर उन्हें 31 साल बाद गिरफ्तार करवाया और राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कर्नाटक में अशांति फैलाने की कोशिश की। यह आरोप लगाते हुए बीजेपी ने हुबली में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को आगे आना पड़ा। इसके बाद तो एक के बाद एक कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की वैन में ठूंसा गया, लेकिन वो उस गाड़ी में चढ़ते हुए भी कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की सरकार अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पूरी तरह चिढ़ी हुई है, इसलिए वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बीजेपी के उस कार्यकर्ता को जेल में डालने का फरमान सुनाया। ये विवाद इसलिए गरमाया क्योंकि कर्नाटक सरकार के आदेश पर हुबली में श्रीकांत पुजारी नाम के उस बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद तो बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से हमलावर हो गई। इस गिरफ्तारी के विरोध में हुबली में कई प्रदर्शन हुए और बीजेपी ने श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी को सिद्धरमैया सरकार की साजिश करार दिया।
इस दौरान बीजेपी ने ये मांग भी की कि सिद्धरमैया सरकार को अपना फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। To respect them, withdraw whatever cases has been booked against them. The government should come forward. हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दलील दी कि उन्होंने राज्य में पेंडिंग केस को निपटाने के आदेश दिए थे और इसी कड़ी में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी इसे बीजेपी की घटिया राजनीति बताया। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी के राम मंदिर पर दिए बयान के बाद छिड़ा हंगामा थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक बार फिर इसे हवा दे दी। उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी कीमत पर अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना को नहीं भूलेंगे और न ही देश के बाकी लोगों को इसे भूलने देंगे। 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? इसके बाद बीजेपी नेता धर्मगुरु रामविलास वेदांती ने उन्हें निशाने पर ले लिया। ओवैसी का जन्म नहीं हुआ था जब बाबर ने मंदिर को तोड़ा था। 2 दिन पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दिया था। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने राम मंदिर निर्माण की तुलना पुलवामा हमले से कर दी। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने राम मंदिर को पुलवामा हमले से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलवामा हमले की तरह इस बार राम मंदिर के बहाने असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इस टाइम में भी ये अपना इस मंदिर को मुद्दे को ला करके लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में हिंदू शिव भवानी सेना नाम के संगठन ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों के जरिए फतेह बहादुर सिंह की जीभ काटने पर 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया। आरजेडी विधायक पर हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप हैं। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की एक और कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान बीएसएफ ने ड्रोन के साथ आधा किलो हेरोइन बरामद की। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल के अंदर दिव्या पाहुजा नाम की मॉडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की दिव्या दिल्ली के रहने वाले एक कारोबारी के साथ नया साल मनाने गई थी और दोनों नया साल मनाने के बाद एक रोज पहले गुरुग्राम के एक होटल में रुके थे और पुलिस सूत्रों का दावा है कि उसी होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। उसमें 2 लोग होटल के कमरे से दिव्या के शव को चादर में लपेट कर ले जाते नजर आए। पुलिस के मुताबिक गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अभिजीत सिंह के साथ नया साल मनाने गई थी। उसके बाद एक रोज पहले दोनों गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में रुके थे। आरोप है कि अभिजीत ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर होटल में दिव्या की हत्या कर दी और फिर अपने दोस्तों के साथ शव लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने इस काम के लिए अपने दोस्तों को 10 लाख रुपए भी दिए। इस मामले में पुलिस ने अभिजीत को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने दिव्या की हत्या क्यों की। सूत्र बताते हैं कि दिव्या संदीप गाडोली नाम के गैंगस्टर की दोस्त थी। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में संदीप का एनकाउंटर कर दिया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिव्या ने ही उसकी मुखबिरी की थी। उधर बड़ी खबर आई इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी। इजराइल ने हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी को ड्रोन अटैक में मार गिराया। ड्रोन अटैक रात में लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ। इसके बाद हमास ने दावा किया कि इस हमले में उसके डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी के अलावा 2 और लोगों की मौत हो गई। हालांकि इजराइल ने इस बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान में छिपकर बैठा हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी मारा गया। और यह खबर सुनकर सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि हूथी लड़ाके लेबनान और ईरान का पारा भी चढ़ गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की यह खबर देने के बाद हमास ने खुद इसकी पुष्टि की। देखते ही देखते हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और वेस्ट बैंक के रमल्ला में प्रदर्शन शुरू हो गए। हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी की मौत का मातम मनाने के लिए भीड़ वेस्ट बैंक की सड़कों पर उतर आई। लोग तालियां बजाकर नारे लगाने लगे। सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे ये लोग हमास समर्थक थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि हमास का डिप्टी कमांडर साले अल अरोरी नहीं रहा, इन लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि मातम के नाम पर हमास के समर्थन में प्रदर्शन किया। रमल्ला इलाके में रहने वाले इन लोगों ने फिलिस्तीन के हक की लड़ाई जारी रखने के लिए नारे लगाए और कई घंटों तक यूं ही नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे। क्योंकि साले अल अरोरी हमास का कोई छोटा कमांडर नहीं था, वो हमास का डिप्टी कमांडर था। साले अल अरोरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक
वो अल कसाम ब्रिगेड ही थी जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। और लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन अटैक करके इजराइल ने उसी का बदला लिया, क्योंकि ड्रोन अटैक में बर्बाद हो चुकी इस इमारत में अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक साले अल अरौरी छिपा था। ये दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया। इस इमारत की हालत देखकर अंदाजा लग गया कि ड्रोन अटैक कितना ताकतवर था। इसके जिस हिस्से से ड्रोन टकराया वहां तो कुछ बचा ही नहीं, केवल काला धुआं और खंडहरी नजर आया। आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं और केवल उनका ढांचा बचा। यह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से के दहिया इलाके में हुआ। दहिया में हमास का कार्यालय भी है और अटैक होते ही रातों रात ये खबर फैल गई कि दहिया पर इजराइल ने हमला किया और हमास के डिप्टी कमांडर साले अल अरौरी को खत्म कर दिया। हमास ने तो इसकी पुष्टि भी कर दी, लेकिन इजराइल की सेना ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, क्योंकि उसकी सेना औपचारिक तौर पर केवल गाजा में जंग लड़ रही है और लेबनान की राजधानी बेरूत में ड्रोन स्ट्राइक की बात मानने का मतलब है कि जंग का एक और मोर्चा खुल जाए। माना जा रहा है कि इजराइल की सेना इसीलिए हमास के डिप्टी कमांडर को मारने की बात नहीं मान रही। लेकिन बेरूत से आई इन तस्वीरों को सबूत बताकर हमास ने इस खबर पर मोहर लगा दी। हमास ने माना कि काले धुएं से भरी इस बिल्डिंग में उसके डिप्टी कमांडर के अलावा 2 और लोग थे। ड्रोन अटैक में वो भी मारे गए, जिसके बाद इजराइल और लेबनान के बीच खुली जंग का रास्ता बन सकता है। क्योंकि ड्रोन अटैक के बाद लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इजराइल ने साले अल अरौरी की हत्या की है। उन्होंने इसे इजराइल का वॉर क्राइम बताया और इसे लेबनान को युद्ध में खींचने की कोशिश माना। साले अल अरौरी की हत्या पर ईरान और हूथी लड़ाके भी भड़के। साले अल अरौरी हमास की अल कसाम ब्रिगेड की नींव रखने वालों में एक था और अमेरिका ने उस पर पिछले साल $5 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 40 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इधर CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जल्द लागू होने की खबरों के बीच हंगामा हो गया। विपक्ष ने इसे इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक चुनावी हथकंडा बता दिया और CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पर ही सवाल उठा दिए। क्या धर्म एक्स्ट्रा टेरिटोरियली या टेरिटोरियली नागरिकता का आधार हो सकता है या नहीं? कांग्रेस के अलावा AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो नागरिकता संशोधन कानून को संविधान विरोधी बता दिया। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की तैयारी में है। असम में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की जान चली गई। असम के गोलाघाट में एक बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई। ट्रक से टकराने के बाद उस बस के परखचे उड़ गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग लगते ही उसका ड्राइवर नीचे उतर आया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन इस घटना में वो ट्रक जलकर राख हो गया। कोलकाता के एक इलाके में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सड़ी गली अवस्था में उन शवों को बरामद किया और आशंका जताई कि उन तीनों ने खुदकुशी की है। इस बीच तुर्की ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 30 से ज्यादा एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों पर तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने के आरोप लगे और जैसे ही तुर्की को इसकी भनक लगी, उसने मोसाद के लिए काम करने के आरोप में उन लोगों को दबोच लिया। तुर्की ने मोसाद के संदिग्ध एजेंटों को पकड़ने का वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में तुर्की की खुफिया एजेंसी और पुलिस के जवान अलग अलग ठिकानों पर छापे मारते दिखाई दिए। इस ऑपरेशन को किसी एक्शन फिल्म की तरह अंजाम दिया गया। तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक ठिकाने पर छापेमारी के लिए पुलिस की टीम करीब 1 दर्जन गाड़ियों के साथ जाती दिखी, क्योंकि उन्हें वहां एक मकान में मोसाद के एक संदिग्ध एजेंट के छिपे होने की सूचना मिली थी। रात के वक्त चलाए गए इस ऑपरेशन में तुर्की के पुलिस वालों ने उस मकान पर पहुंचते ही सबसे पहले उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वाले मकान का दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा टूटते ही हथियारों से लैस वो पुलिसकर्मी मकान में घुस गए। इसके बाद वो वहां मौजूद मोसाद के उस संदिग्ध एजेंट को जमीन पर पटककर उसे हथकड़ी पहनाते दिखे। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की पुलिस ने 2 बार नहीं बल्कि इस तरह के 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। ये छापेमारी इस्तांबुल समेत तुर्की के 8 प्रांतों में की गई। क्योंकि तुर्की के एक अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उनके देश में बड़े पैमाने पर अपने एजेंटों की भर्ती कर रही है और उन एजेंटों का मकसद तुर्की में रहने वाले फिलिस्तीनियों को टारगेट करना है।
तुर्की के उस अधिकारी के मुताबिक मोसाद उन एजेंटों को इस तरह तैयार कर रही है कि वो फिलिस्तीनियों पर नजर रखने के साथ साथ आदेश होने पर उन पर हमला या उन्हें अगवा तक कर सके। दावा किया गया कि इजराइल पर हमास के हमलों के कुछ दिन बाद ही मोसाद ने तुर्की में अपने एजेंटों की भर्ती शुरू कर दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की की खुफिया एजेंसी अपने देश में काफी दिनों से ऐसे लोगों की निगरानी कर रही थी जिन पर मोसाद का एजेंट होने का शक हो, और जैसे ही उसे ऐसे लोगों का पता चला उसने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने अलग अलग शहरों से मोसाद के 34 एजेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिनमें महिला एजेंट भी शामिल हैं। और गिरफ्तारी के बाद तुर्की की पुलिस मोसाद के उन संदिग्ध एजेंटों से पूछताछ करने में जुटी है, क्योंकि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि उसके देश में मोसाद के कई और एजेंट एक्टिव हो सकते हैं और पकड़े गए लोग तुर्की को मोसाद के उन एजेंटों तक पहुंचा सकते हैं जो अब भी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद वहां से भागे हमास के कई कमांडरों के तुर्की समेत अरब देशों में छिपे होने की आशंका है। दावा किया गया कि उन्हें खत्म करने के लिए ही इजराइल की खुफिया एजेंसी उन देशों में भी अपने एजेंट तैयार कर रही है, लेकिन दावा है कि तुर्की ने मोसाद से जुड़े एजेंटों को दबोचकर उसके इस प्लान पर पानी फेरने का काम कर दिया। गाजा पर इजराइल के हमलों के बाद से ही तुर्की और इजराइल के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की गाजा पर इजराइल के हमलों का खुलकर विरोध करता है। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन इजराइल के प्रधानमंत्री पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप भी लगा चुके हैं। एर्दोआन के आक्रामक रुख पर भड़के इजराइल ने तुर्की से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोसाद से जुड़े एजेंटों को पकड़कर तुर्की ने इजराइल को बड़ा झटका दे दिया। उधर चीन से बढ़ती तनातनी के बीच फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में ये गश्त उन इलाकों में शुरू की गई जिन पर चीन अपना दावा करता है, और माना जा रहा है कि अमेरिका और फिलीपींस के इस कदम से चीन बुरी तरह तिलमिला गया, क्योंकि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है। उसे ये कतई मंजूर नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका उसके पड़ोसी देशों के साथ समंदर में किसी तरह की कोई ड्रिल या फिर पेट्रोलिंग करे। लेकिन सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक चीन के विरोध के बाद भी अमेरिका ने फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में 2 दिनों की गश्त शुरू कर दी। दावा किया गया कि इस पेट्रोलिंग का मकसद समंदर के उन विवादास्पद इलाकों पर नजर रखना है जिन पर चीन और फिलीपींस अपना दावा करते हैं। इस गश्त के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने 4 जहाज समंदर में उतारे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी चीन को चेतावनी देने के लिए फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने 3 दिन तक दक्षिण चीन सागर में मिलिट्री ड्रिल की थी। इधर भारत बहुत जल्द 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई लोकसभा चुनाव से पहले भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि 2027 तक भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से आई चीते ने 3 शावकों को जन्म दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन शावकों के जन्म को प्रोजेक्ट चीता के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। 3 नए नन्हे मुन्ने शावक आज जन्म हुआ है और ये हमारी एक तरह से विश्व की अद्वितीय घटना है। इस बीच हमास की अल कुद्स ब्रिगेड ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसे देखकर इजराइल के लोग खौफ से भर गए, क्योंकि इस वीडियो में अल कुद्स ब्रिगेड का एक लड़ाका इजराइल के टैंक को निशाने पर लेता नजर आया, और वो भी रॉकेट लॉन्चर से। इस वीडियो में दिखा कि 2 लड़ाके एक के बाद एक खंडहर नुमा एक इमारत से निकले। वो दीवार में हुए गड्ढों से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से इजराइल का वो टैंक साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद उनमें एक लड़के ने कंधे पर लॉन्चर को रखा, निशाना लगाया और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उसे दाग दिया। इसके बाद तो पलक झपकते ही वो टैंक तबाह हो गया। इस दौरान उसका साथी लगातार इस हमले का वीडियो बनाता रहा, और इसके लिए वो लोग बाकायदा अपने साथ एक कैमरा लेकर गए थे। मतलब हमास की अल कुद्स ब्रिगेड ने न सिर्फ इजराइल के उस टैंक का शिकार किया, बल्कि वीडियो जारी कर इजराइल को डराने की कोशिश भी की। इसी हमले के दूसरे एंगल से बनाए गए वीडियो में तो रॉकेट दागे जाने के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आया। जिस खंडहर में छिपकर उन लोगों ने रॉकेट दागा, उसकी दीवारें धमाके की वजह से कांप उठी। हमास ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ना रुका तो उस पर ऐसे और कई हमले होने तय हैं। उधर अमेरिका के ऑरेगन राज्य से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। उस वीडियो में अमेरिका के कोस्ट गार्ड समुद्र में गिरे एक कुत्ते का रेस्क्यू करते दिखे।
और इसके लिए कोस्ट गार्ड को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। वहां से आई तस्वीरों में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आईं, जिसके बीच वो बचाव कर्मी रस्सी के सहारे धीरे धीरे समुद्र में उतरता दिखाई दिया। और फिर वहां उतरने के बाद वो उस कुत्ते के पास गया और उसे एक टोकरी में बैठाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उस बचाव कर्मी और उस कुत्ते को ऊपर की तरफ खींच लिया गया और दोनों सही सलामत उस समुद्र से बाहर आ गए। इसके बाद उस कुत्ते को उसके मालिकों तक ले जाया गया। बताया गया कि वो कुत्ता एक पहाड़ी से समुद्र में गिर गया था। इधर हैदराबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो का एक डिलीवरी बॉय घोड़े पर बैठकर खाना पहुंचाने के लिए जाता नजर आया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उस डिलीवरी बॉय ने खाने को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए किसी मोटरसाइकिल या स्कूटर का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो काले रंग के घोड़े पर फूड डिलीवरी के लिए निकल गया। वीडियो में वो घोड़ा हैदराबाद की भीड़ भाड़ वाली एक सड़क पर गाड़ियों के बीच दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसकी पीठ पर बैठे जोमैटो के उस डिलीवरी बॉय के कंधे पर खाने का पार्सल लटका नजर आया। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने घोड़े पर खाना डिलीवरी करने के चौंका देने वाले इस वाकये का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। ये वीडियो कुछ ही वक्त में तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने दावा किया कि हैदराबाद में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल की किल्लत हो गई थी और इस दौरान मजबूरी में उस डिलीवरी बॉय को घोड़े पर बैठकर खाना पहुंचाना पड़ा। इस बीच महाराष्ट्र के यवतमाल से खौफनाक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारता दिखाई दिया। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उस वीडियो को देखकर लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसने भीषण हादसे की तस्दीक कर दी। 46 सेकंड के उस वीडियो में 30 सेकंड तक सब कुछ नॉर्मल दिखा, लेकिन 30 सेकंड के बाद जो मंजर नजर आया उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस वीडियो में पहले वो ऑटो पेट्रोल पंप की तरफ जाने वाली सड़क पर टर्न लेता दिखा, लेकिन इस बीच उसके बाईं ओर से तेज रफ्तार में वो ट्रक आया और उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से ट्रक के साथ वो ऑटो आगे की तरफ कुछ दूरी तक घिसटता चला गया और थोड़ी ही देर में वो पलट गया, जबकि वो ट्रक वहीं रुक गया। लेकिन इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस ऑटो में कई लोग सवार थे जो दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उस ऑटो का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने उस ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इधर राजस्थान के भिवाड़ी से रूह कपा देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां 3 लोगों ने डंडे से पीट कर एक लड़के की जान ले ली। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो ने लोगों को खौफ से भर दिया। उसमें एक आदमी उस लड़के पर डंडों की बरसात करता नजर आया। ऐसा लगा मानो वो किसी की मौत का बदला ले रहा हो, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में वो आदमी काफी देर तक उस लड़के को पीटता दिखा। इस बीच उसके साथ 2 और लोग वहां मौजूद दिखाई दिए, जबकि वहां से दूसरा लड़का दौड़कर भागता दिखा। लेकिन इस दौरान वो आदमी रुका नहीं और उस लड़के के बेहोश होने तक उसे पीटता रहा। हालांकि थोड़ी देर बाद वो आदमी और उसके साथ मौजूद दोनों लोग वहां खड़ी कार में सवार होकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद उस लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक मृतक और दूसरा लड़का दोनों वहां सड़क से गुजर रहे थे, तभी उस कार में सवार उन 3 लोगों से उनका विवाद हो गया। बताया गया कि आरोपी जिस कार से फरार हुए उसकी पहचान कर ली गई, लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अयोध्या की रहने वाली मीरा माझी को चिट्ठी लिखकर नए साल की शुभकामनाएं दी और उनके परिवार को तोहफे भी भिजवाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने अयोध्या दौरे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चाय भी पी थी। और अयोध्या दौरे के 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने मीरा माझी को एक चिट्ठी के साथ तोहफे भिजवाए। इन तोहफों में टी सेट समेत कई दूसरी चीजें शामिल हैं। उन्होंने अपने खत में मीरा माझी के घर पर चाय पीने का जिक्र भी किया। इसके साथ ही उन्होंने मीरा माझी और उनके परिवार के लोगों के आत्मविश्वास की भी तारीफ की। उन्होंने अयोध्या दौरे में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी के घर चाय पीने और बातचीत का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया।